नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रोकड़ वे के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करते ही चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपने चैप्टर में अच्छे से ध्यान देकर सभी सवालों को अच्छे से सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित व्यवहार श्री भूपेंद्र की अप्रैल 2016 की 2 खानों वाली रोकड़ बही में लिखी है। तो जैसा कि हमने रोकड़ बही के प्रकार सीखे थे, 3 प्रकार थे 2 खानों वाली में भी, बट्टा रोकड़, बट्टा बैंक और लास्ट में रोकड़ और बैंक। तो सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन सी 2 खानों वाली रोकड़ बही बनेगी। तो सवाल में हमें रोकड़ के और बैंक के व्यवहार दिए गए, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से फॉर्मेट में रोकड़ और बैंक के कॉलम यहाँ पर बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि कौन से 2 कॉलम यहाँ पर बनेंगे। तो रोकड़ के और बैंक के मैंने कॉलम यहाँ पे बना लिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। 2016 अप्रैल, तो आपको तारीख के कॉलम में लिखना है 2016 अप्रैल, 2016 अप्रैल। चलिए सवाल शुरू करते हैं। तारीख 1 लिखा हुआ प्रारंभिक रोकड़ शेष 55,000, बैंक शेष 5,50,000। तो दोनों की हमें क्या दी गई है? शेष दी गई है। उधार करेंगे, क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। तारीख 1 शेष आगे लाए। रोकड़ की दिए 55,000 और यहाँ पे दिए 5,50,000। इस प्रकार से हमने शेष का लेखा करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख 3 रुपये 5,500 धर्मादा में दिए। हम क्या कर रहे हैं? धर्मादा खर्च कर रहे हैं। पैसे देंगे तो पैसे जाएंगे, जाए तो हम क्या करते हैं? जमा करते हैं, जैसा कि आपको नियम पता है। तारीख 3 लिखेंगे धर्मादा खाते। ठीक है, खर्च का हमें नाम दिया गया था, वो खर्च का नाम लिखना है धर्मादा खाते। रोकड़ से दिए तो 5,500 बक्स में लिखना है रोकड़ के कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। तारीख 3 49,500 महेश के लेना बेटे एनईएफटी द्वारा चुकाए। एनईएफटी चार्ज का 5 हुआ। बैंक ने रकम उधार की। तो बैंक यहाँ पे रकम उधार कब करती है? जब हम किसी को चुकाते हैं तब। तो हम महेश को हम चुका रहे हैं, चुकाएंगे तो पैसा जाएगा। तारीख 3 सबसे पहले लिखेंगे महेश खाते, महेश खाते। एनईएफटी द्वारा चुकाया तो आपको रकम लिखनी पड़ेगी बैंक के कॉलम में 49,500। और उसी तारीख को हमने एनईएफटी का चार्ज भी दिया है, तो एनईएफटी चार्ज खाते कितना दिया हमने? 5 रुपये। सिंपल एंट्री थी, पैसा जाएगा तो हम जमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तारीख 5 66,000 दर्शन के देवा बेटे एनईएफटी द्वारा चुकाए। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, लिखा हुआ है कि दर्शन ने चुकाया, हमने नहीं चुकाया। ठीक है, उसे वो हमें चुका रहा है। आगे लिखा हुआ बैंक ने रकम जमा करी। तो इससे भी आप पता कर सकते हो, अगर बैंक रकम जमा करेगी तो हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, दर्शन ने एनईएफटी चार्ज 5 चुकाया। और ये भी आपको याद रखना है, जब हमें कोई चुकाता है तो हमारे पास तो पैसा आता है, तो एनईएफटी का चार्ज हम नहीं चुकाते। ठीक है, केवल हमारे पास पैसा आता है तो केवल उसी की एंट्री करनी रहती है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? बैंक खाते उधार, दर्शन खाते जमा। तो बैंक खाते के उधार पक्ष में नाम क्या लिखेंगे? दर्शन खाते, दर्शन खाते। तो केवल हम किसकी एंट्री करेंगे? रकम की, जितनी हमें मिली है 66। क्योंकि रकम हमें यहाँ पर मिल रही है, चुका नहीं रहे हम। ठीक है, मिलेगी तो बैंक हमारे खाते में क्या करती है? जमा करती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये दोनों एंट्री में क्या फर्क है। अगर हम चुकाएंगे तो एनईएफटी चार्ज हमें देना पड़ता है, किसी के पास से मिलता है तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक है, एनईएफटी का कौन चुका रहा है यहाँ पर? दर्शन। तो दर्शन अपनी बही में उसकी एंट्री करेगा, हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तारीख 6 भाड़ा का 14,300 रोकड़ी चुकाया। भाड़ा का चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो हम जमा करेंगे भाड़ा खाते। रोकड़ी चुकाया है तो रकम लिखेंगे रोकड़ में 14,300। ठीक है, सिंपल एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं। तारीख 8 बैंक ने कमीशन के 22,000 जमा किए। अगर कमीशन के जमा करेगी बैंक तो एंट्री क्या बनती है? बैंक खाते उधार, बैंक कमीशन खाते जमा। तो बैंक खाते के उधार बक्स में, और जैसे कि आपको पता है अगर बैंक जमा करती है तो हमारी बैंक शेष बढ़ती है। तो तारीख 8 लिखेंगे बैंक कमीशन खाते, बैंक कमीशन खाते। रकम लिखेंगे बैंक के अंदर 22,000। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट तारीख 10 रोकड़ खरीदी 2,75,000, रकम आरटीजीएस द्वारा चुकाई। आरटीजीएस चार्ज के 30 हुए।
अब यहाँ पर आरटीजीएस क्या है, तो जैसा एनईएफटी होता है ऐसा आरटीजीएस भी होता है, बस बड़ी रकम के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो रकम कितनी है, लाखों में है, तो जब रकम लाखों में जाती है तब हम आरटीजीएस का उपयोग करते हैं। तो एनईएफटी जैसे ही होता है बट बड़ी रकम के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, खरीदी करेंगे तो पैसा जाएगा। तारीख 10 लिखेंगे खरीद खाते, कितने की खरीदी करी हमने, 2,75,000 की, तो एंट्री करना पड़ेगी 2,75,000। और हमने आरटीजीएस का चार्ज भी दिया है तो लिखना पड़ेगा आरटीजीएस चार्ज खाते। और आरटीजीएस का चार्ज भी ज़्यादा होता है, जैसे कि आप देख सकते 30 रुपये हमने चुकाया, ठीक है। जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना ही हमको चार्ज भी देना पड़ता है। सिंपल एंट्री थी, खरीदी करा, पैसा जाएगा, इसलिए हमने जमा बॉक्स में एंट्री करी। आगे बढ़ते हैं, रोकड़ बिक्री 3,85,000 रकम आरटीजीएस द्वारा मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और रकम हमें मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है अगर रकम मिलेगी तो आरटीजीएस का कोई चार्ज हमें देना नहीं है। तो तारीख 12 लिखेंगे बिक्री खाते, केवल रकम की एंट्री करेंगे। तो कितने की बिक्री करी हमने, 3,85,000 की। सिंपल एंट्री थी दोनों। आगे बढ़ते हैं, तारीख 13 कल्पना को उसके लेना पेटे 22,000 एनईएफटी द्वारा चुकाए और एनईएफटी का चार्ज 5 हुआ। फिर से हम क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं, चुकाएंगे तो पैसा जाएगा। तारीख 13 कल्पना खाते, और उसी तारीख को हमने एनईएफटी का भी चुकाया है, एनईएफटी चार्ज खाते। दोनों रकम कहाँ जाएगी, बैंक के कॉलम में, 22,000 और 5 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तारीख 20 रोकड़ बिक्री 44,000 बिक्री कर रहे हैं रोकड़ से। तो तारीख 20 लिखेंगे बिक्री खाते, और इस बार बिक्री कैसे हमारी, रोकड़ से। रकम लिख देंगे रोकड़ के अंदर 44,000। आगे है तारीख 24 रोकड़ खरीदी 27,500। अब रोकड़ से हम क्या कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। तारीख 24 खरीद खाते लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा जाएगा हमारे पास से, खरीद खाते। रकम किस में लिखोगे आप, रोकड़ में, 27,500। आगे बढ़ते हैं, तारीख 25 लड़की की मेडिकल कॉलेज की फीस का 49,500 एनईएफटी द्वारा भेजे और बैंक ने एनईएफटी का चार्ज 5 सहित की रकम उधार करी। क्या कर रहे हैं, लड़की की फीस दे रहे हैं हम, निजी खर्च है, अगर पैसा चुकाएंगे तो पैसा जाएगा। क्या लिखेंगे, आहरण खाते। जैसा कि आपको पता है निजी खर्च का चुका रहे हैं तो आहरण लिखना पड़ेगा, आहरण खाते। और उसी तारीख को हम क्या दे रहे हैं, एनईएफटी का, तो एनईएफटी चार्ज खाते, ठीक है। फीस कितनी थी हमने, 49,500 और 5 रुपये हुए एनईएफटी के, ठीक है। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, तारीख 30 डिविडेंड के 33,000 बैंक ने जमा किए और जीवन बीमा प्रीमियम के 11,000 एनईएफटी द्वारा चुकाए। तो दोनों एंट्री को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिविडेंड की एंट्री करते हैं। अगर डिविडेंड बैंक जमा करेगी तो हमारे पास पैसा आता है, आया तो हम क्या करते हैं, उधार करते हैं। तो तारीख 30 रोज नाम से क्या बनता है, बैंक खाते उधार, डिविडेंड खाते जमा। तो बैंक खाते को उधार बक्स में नाम क्या लिखेंगे, डिविडेंड खाते, डिविडेंड खाते। और आप ऐसा भी समझ सकते हो कि बैंक जमा कर रही है तो पैसा बढ़ता है, ठीक है। 33,000 बैंक के कॉलम में। और दूसरा उसी तारीख को हम क्या कर रहे हैं, जीवन बीमा प्रीमियम के एनईएफटी द्वारा चुका रहे हैं, चुकाएंगे तो पैसा जाता है। और जीवन बीमा प्रीमियम तो क्या लिखेंगे, आहरण खाते, क्योंकि निजी खर्च है, आहरण खाते। तो चार्ज हमें नहीं दिया, केवल 11,000 रकम दी गई तो हमने उससे एंट्री करी 11,000 से, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल हमारा पूरा हो चुका है। तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा है रोकड़ और बैंक का, तो चलिए लिख लेते हैं। रोकड़ का टोटल आ रहा है 99,000 और बैंक का आ रहा है 10,56,000। इसे आपको दोनों तरफ लिखना है, 99,000 10,56,000, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसा कि आपको पता है टोटल में से आपको जमा बाकी को माइनस करना है। महीना कौन सा, अप्रैल का। अप्रैल की आखिरी तारीख क्या होती है, 30। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। 99,000 में से आपको ये तीनों रकम को माइनस करना है, तब आपके पास आएगा 51,700।
ये आपके पास बची रोकड़ की शेष। और 10,56,000 में से आपको जमा बाकी बैंक की सब माइनस करनी है। तो यहाँ पर आएगा 6,48,955। ये आपके पास क्या बची, बैंक की शेष। तो इस प्रकार दोनों की शेष हमारे पास आई है। रोकड़ क्या आई 51,700 और बैंक की आई 6,48,955। तो इसी के साथ क्वेश्चन तो हमारा पूरा हुआ ही है और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपने चैप्टर में अच्छे से ध्यान दिया होगा और सभी सवालों को सीखा भी होगा अच्छे से। तो आपको चैप्टरों की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहनी है, ठीक है। रोज कुछ ना कुछ समय निकाल के सवालों को हल करते रहने का, जिससे आपको सवाल का फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार से सवाल करना है वो याद रहे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सवालों को भूल जाओगे, जिससे आपको फिर से सभी का रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सभी चैप्टरों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।